प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप घर पर कुशल मंगल होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम 11th क्लास में चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है गलता लोहा वह शुरू करते हैं। बहुत अच्छी कहानी है ये और इसके राइटर हैं शेखर जोशी जी। शेखर जोशी जी का जन्म 1932 को अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ था। काफी सारी रचनाएं हैं इनकी, दाजू हलवाया, नौरंगी बीमार हैं आदि। तो इन्होंने इन अनेकों सुंदर कहानियों के बीच में एक प्यारी सी बहुत ही रुचिकर कहानी भी लिखी जिसका नाम है गलता लोहा। इस चैप्टर की समरी जो हम पार्ट वाइज जो पढ़ेंगे उसको हम डेली वाइज ऐसे ही करेंगे। जैसे आज हम पढ़ेंगे कि एक इसका मुख्य पात्र है मोहन। मोहन जैसे ही घर से बाहर निकलता है तो वह अचानक से शिल्पकार टोले की तरफ मुड़ जाता है। शिल्पकार टोले यानी कि जो हाथों से काम करते हैं। तो इस चैप्टर में जो हाथों से काम करने वाला है वो है धनराम, नाम है उसका, और वह एक लोहार होता है। मोहन और धनराम एक ही स्कूल में एक ही कक्षा में पढ़ते थे। मोहन के पिताजी वृद्ध वंशीधर जी थे। वे चाहते थे कि जैसे वो यजमानी का काम करते थे, पुरोहिताई का काम करते थे, वो चाहते थे कि मेरी जगह मोहन उस काम को संभाले। लेकिन मोहन को उस काम में कोई रुचि नहीं थी, इसी कारण उसने उस काम को नहीं संभाला। पुरोहिताई का काम होता है जो घर घर जाकर हवन यज्ञ वगैरह करते हैं। तो एक बार उन्होंने वृद्ध वंशीधर जी ने मदद के लिए एक वाक्य भी कहा उनको, लेकिन जो मोहन था उसने आगे से कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि ना तो उसकी ऐसी गति थी कि वह उस काम को कर सके और न ही उसकी रुचि थी। तो जैसे ही मोहन अपने मित्र धनराम के पास जाता है, वहां जाकर बैठ जाता है, तो वे अपने स्कूली दिनों को याद करते हैं कि हमारे स्कूल के दिन कैसे थे, कितने अच्छे से हमारे स्कूल के दिन थे। मास्टर त्रिलोक सिंह के बारे में वे सभी मतलब दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते खुश होते हैं। उन्होंने बताया कि बड़े ही अच्छे व्यक्ति थे मास्टर त्रिलोक सिंह। जैसे ही स्कूल में आते तो जो बच्चे शरारत कर रहे होते थे वो शरारत करना बंद कर देते थे। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझेंगे और ये जो कहानी है स्टेप बाय हमें समझनी है। प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम 11th क्लास में हिंदी में अपना 5th चैप्टर जिसका नाम है गलता लोहा वह स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है गलता लोहा, यानी इसमें क्या है, लोहे को इसमें गलाया गया है और उसको एक गोलाकार का रूप दिया गया है। तो इस चैप्टर में बहुत ही अच्छी रुचिकर कहानी है। मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। यानी इसमें एक कैरेक्टर कौन है? मोहन। मोहन के पैर अनायास ही यानी अचानक ही शिल्पकार होते हैं हमारे यहाँ जो हाथ से कारीगरी करते हैं, हाथ से काम करते हैं। तो इसमें शिल्पकार है लोहार का काम करने वाले व्यक्ति, जो कि मतलब लोहे का काम करते हैं। तो मोहन अचानक से शिल्पकार टोले की तरफ मुड़ जाता है। उसके मन के किसी कोने में शायद धनराम लोहार के ऑफर की वह अनुगूंज शेष थी जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता रहा था। तो मोहन के मन में धनराम लोहार, यानी लोहार का क्या नाम है इसमें? धनराम। और मेन जो मुख्य पात्र इसमें वो क्या है? मोहन। तो मोहन के मन के किसी कोने में धनराम लोहार की ऑफर होता है, मतलब वो जहाँ बैठकर जो लोहे की पिटाई करते हैं उससे जो आवाज निकलती है, जिस आवाज को वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की तरफ जाते हुए दूर से सुन रहा था। निहाई पर रखे लाल गरम लोहे पर पड़ती हथौड़े की धप धप आवाज। तो प्यारे बच्चों देखो, आपने कहीं आपके गांव में अगर लोहार की दुकान है तो देखो इस तरह का एक लोहे का बना हुआ होता है, ठीक है, और इसकी यहाँ रखकर वो लोहे की पिटाई करते हैं। जैसे कुछ भी वो हमारे गंडासे वगैरह होते हैं, जो हमारी हंसुए वगैरह होती हैं, तो यहाँ रखकर उनको पीटा जाता है उसके मतलब तेज उसकी धार करने के लिए। तो उस निहाई पर रखे लाल गरम लोहे पर पड़ती हथौड़े की धप धप की आवाज, ठंडे लोहे पर लगती चोट से उठता ठनकता स्वर। तो पहले तो लोहे को गर्म किया जाता है, फिर उसके बाद उसको ठंडा किया जाता है, फिर उसको पीटा जाता है। जो आकार उसको देना होता है वो लोहार उसको आसानी से दे सकता है। और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़ी की खनक। और कई बार अगर आपने देखा हो, अगर इस पर कोई लोहे की चीज ना भी रखी है तो भी लोहार इस पर बार बार
अपना जो हथौड़ा है वह मारता है, ताकि मतलब जो निशाना है वो सही जगह पर लग जाए बाद में, जिन्हें वह दूर से ही पहचान सकता है था और जिनको मोहन दूर से ही आसानी से पहचान सकता था। लंबे बेंट वाले हंसुए को लेकर वह घर से इस उद्देश्य से निकला था कि अपने खेतों के किनारे उग आई कांटेदार झाड़ियों को काट छाट कर साफ कर आएगा। लंबे बेंट वाले हंसुआ बेटे होता है दरांती। तो लंबे बेंट वाले मतलब जिसको पकड़ने का, जिस दरांती का लंबा हिस्सा होता है, मतलब लंबे बेंट वाली उसकी दरांती जो थी उसको लेकर वह घर से इसलिए निकला था कि वह अपने खेत के किनारे जो कांटेदार झाड़ियां उग आई हैं उनको काट छाट कर साफ कर दे। बूढ़े वंशीधर जी के बूते का अब वह सब काम नहीं रहा। तो जो धनराम है, इसमें जो लड़का मतलब खेत की तरफ जा रहा था, उसके पिताजी का नाम है वंशीधर जी। यही क्या, जन्म भर जिस पुरोहिताई के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया था। तो वंशीधर जी क्या थे? पुरोहित यानी कि पंडित थे। उन्होंने पुरोहिताई करके मतलब जो घरों में हवन यज्ञ वगैरह करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, वह भी अब वैसे कहाँ कर पाते हैं। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते हैं। तो उनके जो यजमान लोग थे जो उन पर विश्वास करते थे, वो उन पर काफी विश्वास करते थे, इस कारण उन पर काफी श्रद्धा रखते थे। लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर, बुढ़ापे में उनका जो कमजोर शरीर अब उतना कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता था। तो जो पंडिताई वगैरह करते हैं उनको काफी परिश्रम करना पड़ता है। जिसे किसी के घर मतलब बैठते हैं तो वहां उनको खुद भी व्रत रखना होता है पाठ वगैरह करने के लिए जब बैठते हैं। सुबह सुबह जैसे उससे सहारा पाने की नियत से उन्होंने गहरा निश्वास लेकर कहा था। तो सुबह सुबह बूढ़े वंशीधर ने उससे यानी कि धनराम से कुछ सहारा पाने की नियत से ही उन्होंने लंबा सांस करके उनसे क्या कहा, आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना था, अब मुश्किल ही लग रहा है। तो इन्होंने कहा कि आज तो मुझे गणनाथ के घर जाकर, व्यक्ति का नाम है चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ ही पाठ का नाम है, यह करना था, अब मुश्किल लग रहा है। यह 2 मील की सीधी चढ़ाई है मेरे बूते की। नहीं तो जहां जिसके घर इनको रुद्री पाठ करने जाना था ना, वहां ऊंची चढ़ाई पर चढ़ना था। तो वह कहता है कि यह चढ़ाई शायद अब मैं नहीं कर सकता, अचानक ना भी नहीं कहा जा सकता, रुद्री पाठ के लिए मैं मना भी नहीं कर सकता, कुछ समझ में नहीं आता। मोहन उसका आशय न समझता हो, ऐसी बात नहीं। मोहन अपने पिताजी का अर्थ अच्छी तरह से समझता था कि मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं ये कहूँ कि मैं इस काम को संभाल लेता हूँ, लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का न उसे अभ्यास था, न ही वह गति, वो करना भी नहीं चाहते थे। जो मोहन थे वह इसको करना नहीं चाहते थे। तो यहाँ जो वंशीधर जी हैं उनके पिताजी मोहन के पिता की बातें सुनकर भी उसने उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया। जैसे हवा में बात कह दी गई हो वैसे अनउत्तरित रह गई बिना किसी उत्तर के, यानी मोहन ने अपने पिताजी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। तो यहाँ जैसे शायद यह कहा गया था कि धनराम के पिताजी थे, ऐसा नहीं, मतलब जो बूढ़े वंशीधर जी से थे वो मोहन के पिताजी थे। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की तरफ चला था, लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते हुए लगा जैसे वह पूरी तरह से कुंद हो गई है। कुंद मतलब जैसे द्रांति में ऐसे दांते होते हैं ना, और वो अच्छे से काम नहीं करते, ठीक है, तो उनको कुंद बोला जाता है। धनराम अपने बाएं हाथ में से धोंकनी फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्टी में गर्म लोहे को उलट पुलट रहा था। धनराम क्या कर रहा था, धनराम लोहार था ना, अपने बाएं हाथ में, धोंकनी होता बेटे फूंकने, ठीक है, फूंकनी में फूंक मार रहा था, और दाएं हाथ से क्या कर रहा था, भट्टी में जो गर्म लोहा था ना उसको बार बार उलट पलट रहा था। मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनस्तर के ऊपर बैठा उसकी कारीगरी को पारखी नजरों से देख रहा था। और मोहन धनराम के यहाँ गया था ना, लंबा जो उसका हंसुआ था उसको ठीक करवाने के लिए, ठीक है, तो वह उनके यहाँ जाकर बैठ जाता कनस्तर पर, और उसकी जो वह कारीगर कर रहा था उसको पारखी नजरों से, मतलब बहुत ध्यान से उसको देख रहा था। मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे, मोहन ने पूछा। मोहन धनराम से बातें करना शुरू करता है कि जो मास्टर त्रिलोक सिंह थे वो तो शायद अब गुजर गए, यानी कि उनकी तो अब मृत्यु हो गई होगी। वे दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में लौट आए थे, यानी जो धनराम और मोहन थे वो दोनों एक ही कक्षा में एक स्कूल में पढ़ते थे, इसलिए उन्होंने अपने मास्टर के बारे में बातें की। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई थी, और जब उन्होंने स्कूल से रिलेटेड बातें की तो धनराम की आंखों में
एक चमक सी आ गई। वह बोला, मास्टर साहब भी क्या आदमी थे लल्ला। मास्टर साहब यानी कि जो मास्टर साहब थे त्रिलोक सिंह, अभी पिछले साल ही गुजरे हैं। सच कहूँ आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। तो प्यारे बच्चों, आज भी जो बच्चे अपने टीचर के प्रति रिस्पेक्ट रखते हैं ना, टीचर कहीं भी दिख जाता है, मतलब पढ़ना छोड़ देते हैं बच्चे, उसके बाद की बात है, लेकिन उनके मन में ना उस वक्त भी थोड़ा सा डर, थोड़ी सी शर्म जरूर रहती है। दोनों हो कर हंस दिए जब ये बातें कर रहे थे। कुछ क्षणों के लिए वे दोनों ही जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट गए। बीती हुई दुनिया यानी स्कूली दुनिया में। गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कश खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल की चारदीवारी में उतरते हैं। तो ये बातें याद कर रहे हैं यहाँ बैठे दोनों, घनराम और मोहन। गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कश खींचकर, तो इनके जो मास्टर थे ना त्रिलोक सिंह, पास में एक दुकान थी गोपाल सिंह की, वहां वे हुक्का पीते पहले तो, फिर वो स्कूल की चारदीवारी में प्रवेश करते। थोड़ी देर पहले तक धमा चौकड़ी मचाते, उठा पटक करते और बांस के पेड़ों की टहनों पर झूलते बच्चों को जैसे सांप सूंघ गया। और जैसे ही त्रिलोक सिंह स्कूल में प्रवेश करते, बच्चे धमा चौकड़ी कर, मतलब कोई यहाँ भाग रहा है, कोई वहां भाग रहा है, उठा पटक करते शरारतें कर रहे थे। और बांस के पेड़, देखो एक पेड़ ऐसा होता है उसकी टहने नीचे लटकी होती है जैसे बरगद का पेड़ होता है, तो बच्चे क्या कर रहे थे, उस बांस के पेड़ की टहनियों पर झूल रहे होते थे। लेकिन जैसे ही त्रिलोक सिंह स्कूल की चारदीवारी में प्रवेश करते, तो जैसे उनको सांप सूंघ गया हो, मतलब वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं। कड़े स्वर में वह पूछते, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? तो वो पूछते हैं कि क्या तुम लोगों ने प्रेयर कर ली है? यह जानते हुए भी कि यदि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक उनका स्वर जरूर पहुंचता। क्यों? क्योंकि गोपाल सिंह की दुकान कहाँ थी? उनके स्कूल के बिल्कुल पास ही थी। और वो जानते थे कि अगर स्कूल में प्रार्थना हो चुकी होती तो प्रार्थना का संवेद या मिला हुआ स्वर वहां तक जरूर पहुंचता। त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक एक लड़के को देखते हैं। फिर वही कड़कदार आवाज, मोहन नहीं आया आज? तो वह अपने जो उनके सामने छात्र खड़े होते हैं उनसे पूछते हैं, उनको पहले तो कड़ी नजरों से देखते हैं और फिर वे पूछते हैं कड़कदार आवाज में कि क्या आज मोहन नहीं आया? तो प्यारे बच्चों, हमने देखा कि मोहन हाथ में लंबे बेट वाला हंसुआ लेकर अपने मित्र जो कि एक लोहार है धनराम, उसके पास उसकी धार तेज करवाने के लिए चल पड़ता है और वहां जाकर अपने मित्र के पास बैठता है और अपने स्कूली दिनों को याद करने लग जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा होमवर्क है कि हमें इस चैप्टर के जो राइटर हैं शेखर जोशी जी, उनका जीवन परिचय अपने नोटबुक में राइट करना है। जो इसके मेन पॉइंट हर बार मैंने लिखवाए हैं आपको, वो आपको राइट करने हैं और इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड करना है।